खबरें सिर्फ खबरें नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपको दिखाई नहीं जाती, दबाई जाती है, लेकिन आज हर परत उठेगी, हर सवाल गूंजेगा और हर आवाज आप तक पहुंचेगी। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज हर लाइन में सच है, हर शब्द में सवाल है। बीजेपी इतनी गिर गई कि वो अपनी कुर्सी के लिए कोई भी घिनौना काम कर सकती है और इंदांदा हालातों से पता चल रहा है कि अब इनकी न्यू मजबूत नहीं बल्कि इनके उल्टे गिनती शुरू हो गई है। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस खबर को ध्यानपूर्वक, और तभी तो आपको पता चलेगा आप क्या गलती करते हैं। कुछ देर खबर को देखते हैं फिर छोड़कर चला जाता है। आधी अधूरी खबर देखने से बेहतर है आप देखो ही मत। आज हम उस मुद्दे पर बात करेंगे जिसने देश की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जो भाषण दिया, मामला महिला आरक्षण बिल से जुड़ा है, जिस पर विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार वाकई ईमानदार है तो उसे 543 सीटों पर तुरंत आरक्षण लागू करना चाहिए, न कि इसे भविष्य के डिलिमिटेशन परिसीमन के भरोसे छोड़ना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री के उस संबोधन को बेहद हैरान करने वाला करार दिया, जहां एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति ने विपक्षी दलों जैसे कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके और समाजवादी पार्टी पर सीधा राजनीतिक प्रहार किया। अभिसार का तर्क है कि जब आप देश के प्रधानमंत्री के तौर पर मंच संभालते हैं तो आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, लेकिन वहां का नजारा किसी चुनावी रैली जैसा लग रहा था। इस पूरे विवाद की जड़ में वो बयान है जिसमें पीएम ने दावा किया कि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की वजह से महिला आरक्षण में देरी हुई। पत्रकारों ने इस पर पलटवार करते हुए पूछा कि जिन बिलों को सरकार पारित नहीं करवा पाई उनमें महिला आरक्षण का नाम कहां था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार भावनात्मक बातों के जरिए जनता को गुमराह कर रही है। साथ ही डिलिमिटेशन यानी सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के मुद्दे पर भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या इसके लिए दक्षिण भारत के राज्यों या अन्य विपक्षी दलों से कोई सलाह मशविरा किया गया। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि यह कदम उत्तर भारत के राज्यों को मजबूत करने और दक्षिण को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की एक सोची समझी रणनीति हो सकती है, जिसका मकसद सिर्फ सत्ता पर पकड़ बनाए रखना है। वीडियो में राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के प्रति प्रधानमंत्री की कोफ्त यानी चिड़चिड़ाहट का भी जिक्र किया गया है। अभिसार कहते हैं कि एक तरफ राहुल गांधी पर लगातार कानूनी शिकंजे कसे जा रहे हैं और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मंच से उन पर तीखे हमले कर रहे हैं, जो उनकी घबराहट को दर्शाता है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि बीजेपी के भीतर भी ऐसे कई चेहरे रहे हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे, फिर चाहे वो ब्रिजभूषण शरण सिंह हो या प्रज्वल रेवन्ना का मामला। अभिसार ने सवाल उठाया कि जब महिलाओं के सम्मान की बात आती है तो क्या प्रधानमंत्री को अपने उन पुराने बयानों की याद नहीं आती जो उन्होंने विपक्षी नेताओं की पत्नियों या महिलाओं के खिलाफ दिए थे। उनके मुताबिक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इन सवालों को पूछने के बजाय प्रधानमंत्री की बातों को महान राजनीति बताकर पेश कर रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक संकेत है। अंत में यह विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि देश की नैतिक ताकत धीरे धीरे कमजोर हो रही है, क्योंकि संवैधानिक मंचों का इस्तेमाल चुनावी प्रोपेगेंडा के लिए किया जा रहा है। अभिसार शर्मा का कहना है कि सच को सामने लाना जरूरी है, क्योंकि प्रोपेगेंडा मशीनरी हर गलत बात को सही ठहराने में जुटी रहती है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि आज जो मर्यादाएं टूटी हैं उसे भविष्य में नया नॉर्मल मान लिया जाएगा, जिससे देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचेगा। इस पूरी रिपोर्ट का निचोड़ यही है कि जनता को अब नारों और हकीकत के बीच के फर्क को समझना होगा, ताकि भविष्य के फैसले किसी बहाव में बहकर नहीं बल्कि सोच समझ कर लिए जाएं। देखिए दोस्तों, अब सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं बल्कि सीधे सीधे उस भरोसे का है जो इस देश की जनता अपनी सरकार पर करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब देश का सबसे बड़ा संवैधानिक मंच एक चुनावी अखाड़ा बन जाए तो आम आदमी की आवाज कहां जाएगी। आज हर गली नुक्कड़ पर यह चर्चा है कि आखिर महिला आरक्षण को लेकर इतनी इफ और बट वाली शर्तें क्यों रखी गई हैं। एक तरफ तो ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि हम नारी शक्ति का वंदन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसी शक्ति को भविष्य के परिसीमन के मकद्दर में उलझा दिया गया है। अगर नीयत साफ होती और इरादे नेक होते तो आज ही 543 सीटों पर हमारी माताएं बहनें चुनाव लड़ रही होती। लेकिन यहाँ तो खेल ही कुछ और चल रहा है, एक ऐसा खेल जहां भावनाओं का इमोशनल अत्याचार करके वोट बटोरे जा रहे हैं, और जब हकीकत का आईना दिखाया जाता है तो विपक्ष पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाता है। क्या ये वही लोकतंत्र है जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, जहां प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को चुनावी रैलियों के शोर में दबा दिया जाए। अब जरा गहराई से सोचिए कि आखिर दक्षिण भारत के राज्यों में इतनी बेचैनी क्यों है। जब आप बिना किसी सलाह मशविरे के सीटों की संख्या को 543 से बढ़ाकर 850 करने की बात करते हैं तो शक की सुई सीधे उन राज्यों की तरफ घूम जाती है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतरीन काम किया है। क्या उन्हें सजा दी जाएगी? क्या उत्तर भारत के राजनीतिक दबदबे को जानबूझकर बनाया जा रहा है ताकि सत्ता की कुर्सी हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंच से उन दलों के नाम लेकर निशाना साधा जा रहा है जिनसे आने वाले चुनावों में सीधा मुकाबला है। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर एक सोची समझी स्क्रिप्ट? जब मंच सरकारी हो, पैसा जनता का हो और मौका राष्ट्र के संबोधन का हो,
तब वहां व्यक्तिगत चिढ़ और राजनीतिक नफरत की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज का न्यू नॉर्मल यही है कि आप सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही या विकास विरोधी करार दे दिया जाएगा, जबकि हकीकत यह है कि सत्ता खुद अपने वजूद को बचाने के लिए छटपटा रही है। हैरानी तो तब होती है जब महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की दुहाई देने वाले लोग अपनी ही पार्टी के दागी चेहरों पर खामोश हो जाते हैं। क्या हमें वो वीडियो याद नहीं दिलाने चाहिए जिनमें हजारों महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी के सबूत थे, फिर भी उन आरोपियों के लिए वोट मांगे गए? क्या हमें वो जर्सी काऊ और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे शर्मनाक शब्द भूल जाने चाहिए जो कभी इसी सत्ता के गलियारों से निकले थे? आज जब मीडिया का एक बड़ा तबका दरबारी बन चुका है और कैमरे के सामने बैठकर सिर्फ तारीफों के पुल बांधता है, तब ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी बढ़ जाती है कि हम इस प्रोपेगेंडा मशीनरी के पुर्जे न बने। ये लड़ाई किसी एक पार्टी की नहीं, बल्कि इस देश की नैतिक ताकत को बचाने की है। जिस तरह से आज संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उठाई जा रही हैं, अगर उस पर आज सवाल नहीं किया गया तो आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी कि जब लोकतंत्र को सरेआम नीलाम किया जा रहा था तब हम कहां थे। सच कवा जरूर है, लेकिन इसे कहना और सुनना ही आज के समय की सबसे बड़ी देशभक्ति है। आखिर में बात आती है उस कोफ्त और डर की जो विपक्ष के एक दो चेहरों को लेकर सत्ता पक्ष में साफ दिखाई देता है। क्यों पूरी की पूरी मशीनरी सिर्फ एक व्यक्ति का वजूद खत्म करने में जुट जाती है? क्यों संसद से लेकर सड़क तक सिर्फ शोर मचाया जाता है ताकि बुनियादी मुद्दों पर बात न हो सके? चाहे वो जीएसटी हो, कृषि कानून हो या फिर आर्टिकल 370, हर मुद्दे को इस तरह पेश किया जाता है जैसे उसके बिना देश रुक जाएगा। लेकिन जब उन कानूनों की खामियां सामने आती है तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। आज देश की जनता को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लहर दिखाई जा रही है वो शायद सिर्फ एक भ्रम है। असली मुद्दे तो बेरोजगारी, महंगाई और गिरती हुई सामाजिक मर्यादाएं हैं। अगर हम आज भी सिर्फ भाषणों की चाशनी में डूबे रहे तो यकीन मानिए हम एक ऐसे अंधेरे दौर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ एक की आवाज होगी और बाकी सब खामोश कर दिए जाएंगे। दूध का दूध और पानी का पानी होना अब जरूरी है ताकि इस देश की मिट्टी की खुशबू और यहाँ का लोकतंत्र सलामत रहे। तो सामने आदि यहाँ पर उससे जरूरी है, सामने यहाँ पर इस देश की मिट्टी की खुशबू और यहाँ का लोकतंत्र सलामत रहे। दोस्तों, जवाब यहाँ पर दूध का दूध के बारे में, जो पानी को बाधे के दूध की कारणा के ताला दूध के बारे में, जो सामने यहाँ पर इससे बारे में बागे के दूध के बारे में, तो सामने यहाँ पर इससे बारे में दारदी के दूध का दूध के बारे में, दूधा दारदी के दूध के बारे में, में सबसे बड़ी त्रासदी देखिए कि जिस देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, उसी देश के सबसे ऊंचे मंच से नारी शक्ति के नाम पर सिर्फ चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। क्या यह वाकई महिला सम्मान है या फिर 2024 की वैतरणी पार करने के लिए बुना गया एक जाल? लोग पूछ रहे हैं कि अगर इरादा नेक था तो उस बिल में परिसीमन और जनगणना जैसी पेचीदा शर्तें क्यों डाली गई? ये तो वही बात हुई कि भूख लगी है आज और खाना परोसा जाएगा 10 साल बाद। देश की जनता अब इतनी नासमझ नहीं है कि वह इस इमोशनल अत्याचार को न समझे। जब प्रधानमंत्री पद पर बैठा व्यक्ति सरेआम झूठ बोलता है कि फलां पार्टी ने बिल रोका, जबकि हकीकत के कागजात कुछ और ही कहानी बयां करते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। मंच संवैधानिक होता है, गरिमा राष्ट्र की होती है, लेकिन बातें सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को नीचा दिखाने की होती हैं। क्या हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां प्रधानमंत्री और एक चुनावी प्रचारक के बीच की लकीर पूरी तरह मिट चुकी है? सत्ता का अहंकार जब सिर चाहकर बोलता है तो इंसान को अपने सामने खड़ा हर शख्स छोटा नजर आने लगता है। आज विपक्षी नेताओं के वजूद को मिटाने की जो सनक दिखाई दे रही है वह लोकतंत्र के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। कभी सोचा है कि जिस संसद में जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां सिर्फ एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का खेल क्यों चल रहा है? चाहे वो राहुल गांधी हो या क्षेत्रीय दलों के नेता, सरकार की पूरी मशीनरी सिर्फ उन्हें बदनाम करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाने में व्यस्त है। आखिर इतनी घबराहट क्यों? क्या 56 इंच का सीना अब सिर्फ चुनावी रैलियों तक सीमित रह गया है? जब आप मंच से TMC, DMK और समाजवादी पार्टी को कोसते हैं तो आप भूल जाते हैं कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि किसी पार्टी के जिला अध्यक्ष। दक्षिण भारत को कमजोर करने की जो साजिश डिलिमिटेशन के नाम पर रची जा रही है, वह इस देश की एकता और अखंडता पर सीधा प्रहार है। क्या राज्यों की स्वायत्तता को सिर्फ इसलिए कुर्बान कर दिया जाएगा क्योंकि वहां आपकी पार्टी का वजूद नहीं है? नैतिकता की बातें वो कर रहे हैं जिनकी गोद में दागी और बलात्कारी पल रहे हैं। क्या देश की महिलाओं को याद नहीं दिलाना चाहिए कि हाथरस से लेकर मणिपुर तक और जंतर मंतर की सड़कों पर घसीटी गई महिला पहलवानों के वक्त ये नारी वंदन कहाँ दागी का यादा की जंतर कहाँ दागी जंतर की तमाम किया जा रही है। यादा की जंतर के दाग में नारी वंदन कहाँ दागी अच्छा पर दिया गया था, गायब था। जब कुलदीप सेंगर और बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोग सत्ता के संरक्षण में मुस्कुराते हैं, तब प्रधानमंत्री की संवेदनाएं कहां सो जाती हैं? प्रज्वल रेवन्ना जैसे दरिंदों के लिए वोट मांगते वक्त क्या आपकी अंतरात्मा ने आपको नहीं झकझोरा? आज जो न्यू नॉर्मल बनाया जा रहा है उसमें मीडिया का किरदार सबसे ज्यादा शर्मनाक है। कैमरों के सामने बैठी वो एंकर जो प्रधानमंत्री के हर शब्द को दैवीय उपदेश की तरह पेश करती हैं, क्या उन्हें अपनी पत्रकारिता की गिरती साख पर शर्म नहीं आती?
आज प्रोपेगेंडा मशीनरी इतनी मजबूत कर दी गई है कि सच बोलने वालों को सिस्टम का दुश्मन मान लिया जाता है। लेकिन याद रखिए, इतिहास गवाह है कि जब सत्ता ने मर्यादाओं का उल्लंघन किया है, तब इस देश की मिट्टी ने करवट बदली है।